तो साथियों नमस्कार और स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी सर्किल पर। और इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी पर आधारित यूपीएससी 2026 के लिए क्विज। देखें जो पहला प्रश्न है, हमारा पहला प्रश्न है कि जैविक विविधता अधिनियम 2002 के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करें। पहला है कि जैव विविधता प्रबंधन समितियां या बीएमसी या बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी। दूसरा है जन जैव विविधता रजिस्टर या पीबीआर यानी कि पीपल्स डाइवर्सिटी रजिस्टर। और तीसरा है जैव विविधता विरासत स्थल बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट। अब बताना है कि उपरोक्त में से कौन सा या कौन से जमीनी स्तर पर संरक्षण और प्रलेखन के लिए अधिनियम के ढांचे के हिस्से के रूप में स्थापित या निर्मित किया गया है या है। केवल एक और दो, केवल तीन, या फिर एक दो और तीन सभी। तो जैविक विविधता अधिनियम जो कि 2002 में संस्थित हुआ, तो यह संरक्षण के लिए अपने विकेंद्रीकृत और सहभागी दृष्टिकोण के लिए प्रशंसित है। तो इसके तहत जो जैव विविधता प्रबंधन समितियां हैं ये भी बनाया गया है, मतलब तीनों जो हैं ये इसके तहत शामिल हैं। और जैव विविधता प्रबंधन समितियां की बात करें तो यह अधिनियम की धारा 41 के अनुसार प्रत्येक स्थानीय निकाय जैसे कि पंचायत और नगर पालिका, इनको अपने क्षेत्र में एक बीएमसी का गठन करना अनिवार्य है, यानी कि बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी का गठन करना अनिवार्य है। और ये समितियां अपने स्तर मतलब स्थानीय स्तर पर जैव विविधता के संरक्षण, सतत उपयोग और प्रलेखन को बढ़ावा देने वाली प्रमुख संस्थाएं हैं। इसके अलावा जो जो जन जैव विविधता रजिस्टर या पीपल्स डाइवर्सिटी रजिस्टर है, यह इसके तहत यानी कि जन जैव विविधता रजिस्टर के तहत जो जैव विविधता प्रबंधन समितियां होती हैं उसका काम है कि स्थानीय लोगों से परामर्श करके जन जैव विविधता रजिस्टर तैयार करती है। और यह एक व्यापक कानूनी दस्तावेज होता है जिसमें स्थानीय जो जैविक संसाधन है उनका उनका उपयोग और संबंधित पारंपरिक ज्ञान की जानकारी होती है। यह जैव विविधता का दस्तावेजीकरण करने और सामुदायिक अधिकारों की रक्षा करने का एक महत्वपूर्ण साधन है जिससे बायोपायरोसी को रोका जा सके। और इसके बाद जो जैव विविधता विरासत स्थल है या बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट है, तो यह अधिनियम की धारा 37 में इसका प्रावधान किया गया है। ये विशिष्ट रूप से परिभाषित क्षेत्र हैं जो अद्वितीय पारिस्थितिक रूप से नाजुक और समृद्ध जैव विविधता वाले पारिस्थितिकी तंत्र होते हैं। और जो इन स्थलों के चयन के लिए राज्य सरकार जो है, मतलब वो ऐसा है कि इसकी घोषणा जो है स्थानीय समुदायों की भागीदारी के साथ इनके संरक्षण और प्रबंधन में सहायता देती है। तो ये जो तीनों कथन हैं ये तीनों सत्य हैं, तो सही विकल्प यहाँ पे डी हो जाएगा, ये तीनों। अब प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। प्रश्न नंबर 2 है कि भारत के ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कि नियमों के अनुसार अपशिष्ट उत्पादकों द्वारा अपशिष्ट को उसके उत्पादन स्थल पर ही 3 श्रेणियों गीला, सूखा और घरेलू खतरनाक में अलग करना अनिवार्य है। दूसरा कथन कि इन नियमों का अधिकार क्षेत्र सभी नगर पालिका क्षेत्रों तक सीमित है और शहरी समूह या औद्योगिक कस्बों तक विस्तारित नहीं होता है। तीसरा कथन कि इन नियमों में ठोस कचरे के संग्रहण के लिए उपयोगकर्ता शुल्क की अवधारणा पेश की गई है जिसका भुगतान कचरा उत्पन्न करने वाले व्यक्ति द्वारा किया जाएगा और कूड़ा फेंकने पर मौके पर जुर्माना लगाने का प्रावधान है। चौथा कथन है इसमें कि इन नियमों के तहत ब्रांड मालिकों और निर्माताओं को उनके उत्पादों से उत्पन्न कचरे के लिए किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी से मुक्त रखा गया है। बताना है कि इनमें से कितने कथन सही हैं। केवल एक, केवल दो, तीनों, या फिर कोई नहीं। तो जो पहला कथन है, पहला सत्य है, दूसरा जो है ये गलत है, तीसरा तीसरा ये सत्य है, यानी कि पहला तीसरा सत्य है। और चौथे की बात करें तो चौथा जो है ये भी मतलब ये गलत है। तो पहला और तीसरा सही है, तो सही विकल्प यहाँ पे।  . 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
बी हो जाएगा केवल 2, यानी कि पहला और तीसरा सही है। अब प्रश्न नंबर 3 देखेंगे हम। प्रश्न नंबर 3 है कि ई कचरा प्रबंधन नियम 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि इन नियमों के अंतर्गत ई कचरे की परिभाषा में सौर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल और पैनलों को स्पष्ट रूप से शामिल किया गया है। दूसरा कथन है कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी कि सीपीसीबी को पुनर्चक्रणकर्ताओं के लिए विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार है। बताना है कि इनमें से कितने कथन सही हैं। केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, डी की न तो एक न ही दो। तो यहां पे दोनों विकल्प सही हैं, इसलिए सही विकल्प सी हो जाएगा, एक और दो दोनों। अब प्रश्न नंबर 4 देखेंगे हम। प्रश्न नंबर 4 है फाइटो रेमेडिएशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि फाइटो एक्सट्रैक्शन जड़ों द्वारा संदूषकों का अवशोषण और उनका पौधों के ऊपरी भाग में संचय है। दूसरा कथन है कि पादप स्थिरीकरण में मिट्टी में मौजूद भारी धातुओं को गतिशील बनाना शामिल है ताकि वो भूजल में आसानी से रिस सकें। तीसरा कथन है कि पादप वाष्पीकरण में प्रदूषकों का गैसीय रूप में रूपांतरण और उनका वायुमंडल में उत्सर्जन शामिल है। बताना है कि ऊपर दिए गए कथनों में से कितना या कितने सही हैं, कौन से कथन सही है। केवल एक, केवल दो और तीन, केवल एक और तीन, या एक, दो और तीन। तो पहला कथन जो है ये सत्य है, दूसरा कथन गलत है, तीसरा कथन सही है। तो पहला और तीसरा सही है, इसलिए सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा, एक और तीन। और अगला पांचवा प्रश्न है हमारा कि अम्लीय वर्षा की घटना और मृदा रसायन पर इसके प्रभाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि अम्लीय वर्षा मिट्टी से कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे क्षारीय धनायनों के रिसाव को तेज करती है। दूसरा कथन है कि मिट्टी के अम्लीकरण से एल्यूमिनियम की घुलनशीलता कम हो जाती है जिससे वह क्षपित हो जाता है और जैविक रूप से अनुपलब्ध हो जाता है। अब बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या तो इनमें से कोई नहीं। तो जो पहला कथन है ये सत्य है, दूसरा असत्य है, इसलिए सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा, केवल एक। बस इस वीडियो में इतना ही, बाकी अगले में। नमस्कार, जय।